नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग एसएससी सीएचएसएल के सेट्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और सीजीएल के प्रीवियस ईयर के थ्रू कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग 8 एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर सेट्स कर चुके हैं, जो 1 दिसंबर के 4 शिफ्ट के पेपर और 2 दिसंबर के 4 शिफ्ट के पेपर। और आज जो हम लेकर आए हैं वो 3 दिसंबर मतलब 3 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जो सीजीएल प्री में पूछा गया था। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हमारे साथ करते जाइएगा और अगर किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो जरूर बताएं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos a अपॉन 1 प्लस टेन ए माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए। ये दे रखा है आपको cos a अपॉन 1 प्लस टेन ए और माइनस आपको जो पता है वो ये पता है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए। अब इसका वैल्यू चाहिए कि ये किसके बराबर होगा। तो एक्चुअल इस सवाल को करने का एक बेहतर तरीका ये है कि इसको साइन ए अपॉन कॉस ए में ब्रेक कर लेते हैं। अगर साइन ए अपॉन कॉस ए में ब्रेक करेंगे तो नीचे हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए। यहां से ये कॉस ए प्लस साइन ए हो गया, इसका कॉस ए ऊपर जाके बना देगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, जैसे इसमें हुआ है ऐसे इसको कॉस अपॉन साइन करेंगे और साइन ऊपर जाके साइन स्क्वायर ए बना देगा और ये भी नीचे जो बन जाएगा ये बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखिए डिनोमिनेटर हो गए सेम, तो जो एलसीएम लेंगे वो दोनों का सेम आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। और ऊपर जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है, एक ब्रैकेट में आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए और एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए। तो जो कॉस ए प्लस साइन ए हुआ उससे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला जो दे रखा है वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपका आंसर बचेगा वो कॉस ए माइनस साइन ए बचेगा, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, एक बहुत आसान सा सवाल है जिसको साइन क्रॉस में ब्रेक करके थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है। आप आसानी से आंसर देख सकते हैं कि आंसर क्या आएगा, एकदम क्लियर और छोटा सा सवाल है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें ऐसा कुछ खास टिपिकल दे ही नहीं रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कि क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहे हैं कक्षा में 60 छात्रों का जो एवरेज है वो 62 है, 60 छात्रों का औसत 62 है। उसमें कह रहा है लड़कों का 60 है और लड़कियों का 65 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बतानी है। एलिगेशन ऐसे सवालों के लिए सबसे बेहतर तरीका है। लड़कों का एवरेज हो गया 60, लड़कियों का हो गया 65 और पूरी क्लास का जो आपको पता था वो पता था 62 62। तो जैसे ही आपने एलिगेशन लगाया ये 3:2 के अनुपात में लड़के और लड़कियां बांटे जाएंगे। यहां से टोटल जो हो रहा है 5, उसका वैल्यू स्टूडेंट का वैल्यू 60 पता था, तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 आ गया। तो 12 × 36 क्लास में लड़के होंगे और 24 लड़कियां होंगी। आपसे पूछा गया क्लास में लड़कों की संख्या कितनी है, तो आपका पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा 36। एक और बहुत सरल सा सवाल जहां पे आपको पूरे क्लास का एवरेज पता था, उसमें लड़के लड़कियों की अलग अलग संख्या बतानी थी और लड़के लड़कियों का एवरेज पता था आपको। तो ऐसे सवालों के लिए आप एलिगेशन यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत बेहतर तरीका होता है करने के लिए। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है एक निश्चित बिल पर 25% की छूट और 15% और 10% की 2 क्रमिक छूटों के बीच अंतर 25 रुपए का था, तो बिल की राशि कितनी थी। तो देखिए एक छूट बता रहा है जो कि है 25% की, और दूसरी जो छूट है वो 15% और 10% की 2 क्रमिक छूटें हैं। 15% और 10% की 2 क्रमिक छूटों को अगर हम एकमात्र छूट पे देखें तो इन दोनों का अंतर जो होगा वो सिर्फ 1.5 रुपए का होगा। ऐसे कैसे देखेंगे, 15% ये प्लस 10% माइनस 15 × 10 करेंगे तो हो जाएगा 15 × 10 करेंगे तो 150 हो जाएगा। 150/100 करेंगे तो वो जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 150/100, तो ये हो जाएगा 1.5%। तो ये हो जाएगी लगभग 23.5% की छूट। तो 1.5% की वैल्यू जो सवाल में पता है वो पता है 25 रुपए। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5 × 15 = 25। तो 1 की वैल्यू आ गई 50/3, 50/3 हो गई। तो 100 की यहां से 16.66 ऐसे करके हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 1666.67 रुपए कर दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन। फिर से समझिएगा कि किया क्या गया, कुछ मत करिए, एकदम आसान सा सवाल है। अगर जिनको नेट चेंज पता है, नेट डिस्काउंट पता है, एक 25% का डिस्काउंट था और 2 डिस्काउंट थे 15% और 10% के। 15% और 10% के 2 डिस्काउंट को एक डिस्काउंट बना लिया, जो कि हो जाएगा 23.5%। अगर आप सॉल्व करेंगे 15% और 10% के 2 डिस्काउंट तो 23.5%। तो इन दोनों का जो अंतर है 1.5 रुपए, उसका वैल्यू हमको सवाल में पता है 25 रुपए, तो हमने 100 यूनिट का वैल्यू देखा तो 1666.67 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है नीचे दी गई तालिका 6 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या को दर्शाती है।
है ना। कह रहे हैं एल द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या जे द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या का कितने प्रतिशत है। अधिक कम नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है कितने प्रतिशत है। एल द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या है 80 और पूछा जा रहा है जे द्वारा ट्रकों की संख्या का कितना परसेंट है। तो जे ने बेचे हैं 40, तो डबल है, तो डबल का मतलब हो गया कि ये 200% होगा। कितना होगा? 200%। कोई ऑप्शन दिख रहा है? जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन। फिर से एक और बहुत सरल सा सवाल, देखिए कितने इजी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के प्री में पूछे गए हैं। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ कुछ भी नहीं गया है, जितने इजी क्वेश्चन आए आप आराम से, अगर आप पिछले 8 सेटों में उठा के देखेंगे तो मेरे हिसाब से कोई भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला है। देखिए एक और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर आप यहां से दिमाग लगाएंगे, आपको क्या पता है? कॉस क्यू प्लस साइन क्यू का वैल्यू पता है। कॉस क्यू प्लस साइन क्यू का वैल्यू पता है 31/25, 31/25, ये पता है। और आपसे पूछा गया है कॉस स्क्वायर क्यू का वैल्यू क्या होगा। कॉस स्क्वायर क्यू का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, ऐसा इसमें खास कुछ कठिन दे नहीं रखा है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे कि आप यहां से देखेंगे आपने देखा ये 25 है, ये अगर लंब बटे कर्ण से देखेंगे तो 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट बनेगा। अगर 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट बनेगा तो इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू 7/25 होगा और किसी एक का वैल्यू 24/25 होगा। 7/25 और 24/25, अगर इसके हिसाब से अगर कॉस 24/25 होता तो आंसर आता 24 का स्क्वायर 576/625, और अगर कॉस 7/25 होता तो आंसर आता 49/625। तो दोनों ही ऑप्शन नहीं दिख रहे, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर आएगा। तो ये चारों ही ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते, आंसर इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए था। तो ये सवाल मेरे हिसाब से एसएससी ने गलत दिया गया है, एसएससी में ऐसा सवाल गलत दिया गया है। मैंने इसको रीचेक भी किया है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, यही सवाल आया था, बट शायद ऑप्शन सही दिए नहीं गए हैं, तो इस वजह से इसका आंसर इन दोनों में से ही कोई एक आना चाहिए। ये श्योर नहीं है कि कौन सा आएगा, बट हाँ इन दोनों में से ही अगर एक कोई ऑप्शन होता तो आप आंसर लेते। कह रहा है यदि एक गोले का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब डायामीटर 3.5 है, व्यास 3.5 है, तो उस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब 4πr² आपसे पूछा जा रहा है। 4π का वैल्यू हम 22/7 रख लेते हैं। अगर डायामीटर 3.5 पता है, 7/2 पता है, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/4। ऐसे करके 2 बार 7/4, 7/4 कर लिया। देखिए इस 4 से ये 4 खत्म, इस 7 से ये 7 खत्म, 22 7 154 होता है। 154/4 करेंगे, 154 का आधा देखेंगे तो 77, और 77 का आधा देखेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, कुल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। फिर से देखिए कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे फॉर्मूला रखना है। आपको वैल्यू पता है, डायामीटर पता है, तो रेडियस बना लेंगे कि कितनी होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यापारी के पास एक वजन तराजू है जो 1 किलोग्राम के स्थान पर 1300 ग्राम दिखाता है। अगर 1 किलोग्राम की जगह 1300 ग्राम दिखाता है तो वह अपने क्रयमूल्य में 15% की वृद्धि करता है, तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना होगा। अगर 1 किलोग्राम की जगह वो 1300 ग्राम दिखाता है तो एक्चुअल वो कहीं ना कहीं 1300 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम दे रहा है। यहां से 1300 ग्राम की जगह, अच्छा 1 किलोग्राम की जगह 1300 ग्राम दिखाता है और कह रहा है अपने क्रयमूल्य में 15% का लाभ करता है। तो देखिए ऐसा क्या, अगर 1 किलोग्राम की जगह 1300 ग्राम दिखाता है तो 30% फायदा वहां से उठा ले रहा है। मतलब 1 किलोग्राम की जगह 1300 ग्राम दिखाता है और कह रहे जब 1 किलोग्राम दिखाना है वहां पे 1300 ग्राम दिखा रहा है, तो ज्यादा दिखा रहा है ना, तो वो एक्चुअल 300 ग्राम का फायदा उठा ले रहा है 1 किलोग्राम पे, हर 1 किलोग्राम पे। तो 30% का फायदा ये हो गया और 15% रेट पे फायदा उठा रहा, तो इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 30 + 15 + 30 × 15 करेंगे तो ये 450/100 कर लेंगे, तो 30, 15, 45 और 4.5 जोड़ेंगे तो 49.5% का फायदा होगा। देखिए ये कम वजन नहीं तोल रहा है, यहाँ पे दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा कि 1 किलोग्राम की जगह 700 ग्राम नहीं तोल रहा है, ये कह रहा है 1 किलोग्राम की जगह उसका बांट 1300 ग्राम दिखा रहा है। मतलब वो 1 किलोग्राम जब हो गया तो उसकी जगह उसने दिखाना शुरू कर दिया 1300 ग्राम, तो कहीं ना कहीं वो 300 ग्राम ज्यादा दिखा रहा है। तो अगर 300 ग्राम ज्यादा दिखा रहा है तो वहां से इसका प्रॉफिट हो रहा है 30% और यहां से 15% का रेट पे प्रॉफिट हो रहा है, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा वो 49.5% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत हो जाएगा 49.5%। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। कह रहा है 12/5, 14/5 और 16/17 के
HCF की गणना करनी है, मतलब आपको मासा निकालना है इसका क्या होगा। तो ऐसे टर्म्स का जब आप मासा निकालने जाते हैं तो अंश का मासा निकालते हैं और हर का लासा निकालते हैं। तो जब आप अंश का मासा निकालेंगे तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि 2 मासा आएगा 2, और जब ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है 2, लेकिन नीचे से भी देख लेते हैं, आपको नीचे से एक 3, 5 और 17 देखने को मिल रहा है। 3, 5 और 17 देखेंगे तो 17 बचे 85 इंटू 3 करेंगे तो एक ही ऑप्शन है जो एकदम आपको सही दिख रहा है। ऊपर में मासा में 2 दिख गया, तो अब आपको पता है नीचे से लासा में कहीं 2 है नहीं, तो जो आपका आंसर आएगा वो 2/255 आएगा। और आप इस तरीके से निकाल के भी देख सकते हैं 2/3 इंटू 5 इंटू 17, ये बनेगा आपका HCF। एलसीएम निकालना होता तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का HCF कर रहे होते। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करते हुए नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। एक स्कूल में कक्षा 9 में छात्रों के 4 सेक्शन ABCD हैं। विज्ञान और गणित की परीक्षाओं के परिणाम निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं। विज्ञान और गणित के ये नंबर्स दिखाए गए हैं। कह रहा सेक्शन सी के कितने प्रतिशत छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए लेकिन गणित में उत्तीर्ण नहीं हुए। तो विज्ञान में उत्तीर्ण लेकिन गणित में उत्तीर्ण नहीं वाले ये हैं सेक्शन सी के 8 स्टूडेंट। 8 स्टूडेंट हैं जो विज्ञान में उत्तीर्ण हुए लेकिन गणित में अनुत्तीर्ण। तो कह रहा है कि कितने परसेंट छात्र हैं, तो 18, 10, 28, 8, 36, 36 और 56 को जोड़ेंगे तो 6, 6, 12, 92 छात्रों में ऐसा हुआ है। इंटू कितना कर लेंगे, इंटू कर लेंगे 100। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे 4 से कट रहा है, 4 से काटा ये 23, ये 2, तो 200 हो गया। 200 से को डिवाइड करेंगे 23 से तो हो जाएगा, 23 से काटेंगे तो 23 धाम 230 ज्यादा हो जाएगा, 23 9 207 होता है। तो 8 बार जाएगा, 23 अट्ठे आपका 8 3 24 और 8 दूनी 16, 23 अट्ठे 184 है ना, 184 बचा 16, 23 सत्ते 161, यहां से 8.7% हो जाएगा जो विज्ञान में तो उत्तीर्ण हुए लेकिन गणित में अनुत्तीर्ण है। आपको क्लियरली यहां से टेबल में दिख रहा है कि 8 छात्र हैं जो विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं लेकिन गणित में अनुत्तीर्ण, और टोटल कितने हैं वो देख लीजिए, 18, 8, 26, 10, 36, 56 और 36 को जोड़ेंगे तो 92 हो जाएंगे। तो 92 छात्रों में 8 छात्र हैं जो गणित में हैं, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, 8.7%। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 था शायद। चलते हैं 10th क्या कह रहा है। 10th देखिएगा, कह रहा है वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उस त्रिज्यखंड के कोण की माप 60 डिग्री है। तो आपको ये बताना उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। किसी भी वृत्त के त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है वो πr² θ/360 होता है। ठीक है भाई, पाई आपको 22/7 लगभग पता होता है, आर आपको यहां पे निकालना है, थीटा आपको 60 डिग्री पता है, एंगल आप बटे 360 करना है, और जो त्रिज्यखंड का एरिया पता है वो आपको 66 पता है। तो अब आप यहां से जैसे ही इसको हल करेंगे तो 22 × 66, ये यहां से ये हो गया, 60 से काट दिया ये 6, तो r² बराबर हो गया 3 × 3 × 2 × 7। क्या किया मैंने, देखिएगा यहां से इस 6 को ब्रेक कर लिया 3 × 2 में और 7 चला गया। तो r जब आप निकालेंगे तो 2 3 से एक 3 बाहर आ गया और 14 का करेंगे तो √14 हो जाएगा। तो 3√14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। तो जो ऑप्शन सही हुआ वो थर्ड ऑप्शन। फिर से देखिए, एकदम आसान सवाल है, कुछ नहीं करना, जिसको फॉर्मूला पता है तो वो 10वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 क्या कह रहा है। कह रहे हैं वृत्त के एक त्रिज्यखंड का, सॉरी देखते हैं 11 नंबर क्या कह रहे हैं। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न राज्यों की संख्या को दर्शाता है। राज्य और लोगों की संख्या दे रखा है। कह रहा है राज्य सी में लोगों की संख्या का राज्य ई के साथ सी और ई का रेशियो बताना है, जो कि 144 और 280 दे रखा है। तो जैसे ही आप इसको काटेंगे 144 और 280 को, 280 पहले तो ये 4 से कट रहा है, 4 से काट दिया तो ये हो गया आपका 4 3 12, 36 चौको 144, 4 से काट दिया 70, 2 से काट दिया 18:35, इसका सही आंसर हो गया, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। एक आसान सा सवाल 11 नंबर भी। चलते हैं 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे कि 12 क्या कह रहा है। देखिए एक फैक्टर का क्वेश्चन दे रखा है जहां पे आपको गुणनखंड बताने कि इसके गुणनखंड क्या होंगे। देखिएगा एक आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब इसके आपको फैक्टर करने हमको ये दिख रहा है यहां से कि ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर है। मतलब इसको आप ये लिख सकते हैं x की पावर 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अगर ये आपको दिख रहा है तो अगर हम 2ab यहां से बनाने की कोशिश करें तो हमको 10x² चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि 9 ले लेते हैं, यहाँ पे 9 अगर हम जोड़ देंगे तो 10x² हो गया, -9x² हो गया, ये हो गया। तो यहां से जैसे ही आप देखेंगे तो ये अब आपको फॉर्मूला दिख रहा है x² + 5 का होल स्क्वायर।
ये आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, और उधर से आप देखेंगे तो ये हो गया माइनस का 3x का स्क्वायर। अब आप देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आप करेंगे तो एक बार हो जाएगा ए माइनस ए प्लस बी, और एक बार हो जाएगा a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है जहां पे एक बार 5 हमेशा प्लस में रहेगा और एक बार प्लस में 3x है, एक बार में माइनस में 3x है, तो देखिए इसमें एक बार माइनस में 5 हो गया, एक बार प्लस में 5 हो गया, इसमें भी ऐसे ही हो गया। इसमें देखिए सब दोनों बार प्लस प्लस हैं तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें 5 हर बार प्लस में, एक बार 3x प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन। इस तरीके से इसका फैक्टर कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। कह रहा है 5,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 4% की दर से और दूसरे भाग को 5% की दर से निवेशित किया जाता है तो दोनों राशियों से प्राप्त वार्षिक ब्याज 223 रुपए। एक को 4% पे इन्वेस्ट किया गया है और एक को 5% पे इन्वेस्ट किया गया है और टोटल रुपए था 5,000। तो देखिए क्यों ना इसको हम एलिगेशन से कर लें, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। 5,000 रुपए है, इसका एक भाग जो इन्वेस्ट किया गया वो 4% पे और दूसरा भाग किया गया है 5% पे। तो अगर 5,000 का 4% पे देखेंगे तो ब्याज आ गया 200 रुपए, और 5,000 का 5% पे देखेंगे तो ब्याज आ जाएगा 250 रुपए। बट एक्चुअल जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 223 रुपए। 223 रुपए। तो यहां से जैसे ही आपने देखा ये 27:23 बन गया। अगर 27:23 बन गया तो इसी अनुपात में पैसा बटेगा। 27:23 का मतलब 50 का वैल्यू सवाल में मूलधन पता है 5,000 रुपए। तो एक यूनिट का वैल्यू जब आप देखेंगे यहां से इसको काट के तो वो आपको 100 रुपए देखने को मिलेगा। अगर एक यूनिट का वैल्यू 100 है तो 27 यूनिट का वैल्यू 27 हो गया और 23 यूनिट का वैल्यू 2300 हो गया। 2300 हो गया, 2700 और 2300। अब हमसे पूछा कौन सा गया है 4% वाला। अब 4% वाला अगर हम देखेंगे तो 4% वाला हमारा कितना हो गया 2700 रुपए। तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ये भी एक बहुत सरल सा सवाल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए एकदम इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं अभी तक। इसमें कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक बीसी को डी पर काटता है। तो देखिए क्या कह रहा है, दिमाग लगाएंगे। कह रहा है एक कोई आपको त्रिभुज बना के दिया गया ये, जिसमें आपको दे रखा है कि ए बी सी बीसी को डी पे काटता है। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। कोई एक लाइन है वो बीसी को डी पर काटती है, वो इस एंगल का समद्विभाजक है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब आपको यहां से पता है ए बी 10 पता है, ए बी पता है आपको 10, और आपको पता है ए सी कितना पता है, वो पता है 14। 10 और ये पता है 14। अब आपसे पूछा गया है कि बीडी और डीसी का रेशियो। ऐसा सवाल एक पिछले थर्ड या फोर्थ सेट में हमने एक ऐसा सवाल किया था। अगर आपको बीडी और बीसी का रेशियो पूछा जाए तो 10-14 का रेशियो होगा, वही इनका रेशियो होगा। तो 10-14 का रेशियो देखेंगे तो हमको कितना देखने को मिलेगा 5:7। तो इनका जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5:7। अगर बीडी और डीसी का पूछता तो 5:2 हो जाता है। कितना हो जाता 5:2। जो इनका रेशियो होता है वही इसका और पूरे का रेशियो होता है। तो अगर ये 10-14 है तो ये कितना हो जाएगा 5:7। अगर आपको पूरा देखना होता तो कितना हो जाता 5:2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 14 का। जो आंसर सही हुआ वो सेकंड ऑप्शन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 क्या कह रहा है। एकदम आसान सवाल था ये। देखिए ये तो बिना पेन चलाए कर सकते हैं। कह रहा है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वे उद्गम बिंदु से गुजरती हैं, वे एक दूसरे के लंबवत होती हैं, वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। कैसे प्रतिच्छेद कर सकती हैं आप सोचिए कि एक सर्कल बना हुआ है, इस तरीके से एक सर्कल बना हुआ है और इसकी व्यास के सिरे ये हैं, एक टेंजेंट ये है, दूसरा टेंजेंट ये है। तो ये कैसे एक दूसरे को उद्गम बिंदु एक ही कहां बिंदु से जाएंगे जहां से सेम जगह से निकलती हैं, वे एक दूसरे के लंबवत होती है। कैसे हो सकती है लंबवत? लंबवत ये इसके डायामीटर के लंबवत होती है लेकिन एक दूसरे के लंबवत नहीं होती। एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहीं पे ऑप्शन नहीं है प्रतिच्छेद होने का, वे एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा ये और ये, क्योंकि ये भी इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये भी इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी और बाकी सारे पॉइंट हो जाएंगे इसके गलत। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कह रहा है रुचि, खुशी और तेजू एक कार्य को 30, 40 और 60 दिन में पूरा करते हैं। रुचि, खुशी और तेजू, रुचि, खुशी और तेजू, ये तीन नाम दे रखे हैं जो कह रहे हैं 30, 40 और 60 दिन में काम को पूरा करते हैं। 30, 40 और 60 दिन में काम को पूरा करते हैं। यदि खुशी और तेजू हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं, खुशी और तेजू हर तीसरे दिन, तो यहां से एलसीएम 120,
ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। अब खुशी और तेजू हर तीसरे दिन आते हैं, तो पहले दूसरे दिन ये 4-4 के हिसाब से काम करता है, और तीसरे दिन में जब आप देखेंगे 4 3 7 2 9 भाग काम होता है। तो अगर हम यहां से कह दें कि 3 दिन में जो ओवरऑल काम होगा 4 4 8 9 17 हो जाएगा। यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर हम 7 का गुणा इधर कर दें और 7 का इधर गुणा कर दें तो 21 दिन में जो हमारा काम हो जाएगा वो हो जाएगा 17 सत्ते 119। अब बचा एक भाग काम, और नंबर अब तेजू अकेले करेगा, तो 21 दिन ये वाला और एक भाग बचा है तेजू अकेले करेगा, तो 21 सही 4 1/4 दिन, या आप ये कह सकते हैं 21 चौको 84 85/4 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का भी जो सही आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, आसानी से एक बार में आप समझ सकते हैं कि क्या कह रहे हैं। अगर नहीं समझ में आता तो रिपीट करके जरूर देख लें कि कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 क्या कह रहे हैं? कह रहा है दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। चार्ट विभिन्न स्टोर S1 S2 S3 S4 में उपलब्ध मशीनें M1 M2 M3 की मात्रा को दर्शाता है। चलिए ठीक है भाई, किस स्टोर में प्रति स्टोर M2 मशीनों की औसत संख्या से अधिक M2 मशीनें हैं? चलिए ठीक है भाई, देखते अब आपसे कह रहा है कि किस स्टोर में प्रति स्टोर M2 मशीनों की औसत संख्या से अधिक M2 मशीनें हैं। तो अगर प्रति स्टोर M2 संख्या देखेंगे, M2 की देखेंगे, तो M1 वो है जो एकदम डार्क है, मतलब देखा जाए तो आपको हर एक चीज दे रखी है। तो अगर आप प्रति स्टोर देखेंगे तो 14 8 22 22 8 30 30 और 12 हो गया आपका 42 42 बटे अगर आप 4 देखेंगे तो ये देखा जाए तो जो इनका एवरेज आ जाएगा वो 10.5 आ जाएगा। अब कौन कौन से स्टोर है जिसमें M2 मशीनें 10.5 से अधिक है? तो एक S4 दिख रहा है मुझे जिसमें अधिक है, और एक आपको S1 दिख रहा है। तो S1 और S4 ये दो दिख रहे हैं जिसमें प्रति स्टोर M2 मशीनों की औसत संख्या से अधिक M2 मशीनें हैं। देखिए प्रति स्टोर इसमें 14 8 8 12 14 8 22 22 8 30 और 12 42 टोटल हो गई 4 कंपनियों में, तो बटे 4 कर दिया तो 10.5 इनका एवरेज आ गया। तो अब वो कौन सी कंपनियां हैं जिसमें 10.5 से अधिक मशीनें हैं? तो हमको S4 में 14 दिख रही हैं, S1 में 12 दिख रही हैं, तो S1 और S4 ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एक बहुत प्यारा, देखिए डीआई के जितने भी क्वेश्चन है उनमें अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो वो थोड़ा सा टेक्निकली अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन समझ गए तो ऐसा कुछ खास है नहीं। एक ये अलजेब्रा का क्वेश्चन देखिए, जहां पे 4a + 5/a + 5 बराबर आपको 14 पता है। अगर +5 बराबर 14 पता है तो इसको उधर भेज देते हैं, तो 4a + 5/a बराबर हो गया 9 हो गया। अब बड़े समझदार लोग हैं आप, अगर आप यहां पे थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाएं, वैसे भी ये उसका स्क्वायर दिख भी रहा है, स्क्वायर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे a बराबर आपको 1 सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। तो a बराबर 1 रखेंगे तो 5 4 9 हो रहा है, तो a बराबर 1 अगर हम यहां रख दें तो 25 और 16 41 सीधा सीधा सा दिख रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना स्क्वायर करिए ना कुछ करिए, वैल्यू पुटिंग से a बराबर 1 पे ये इसको इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, वो उठा के रख दीजिए, आसानी से आंसर बन जाएगा आपका। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे कि 19 क्या कह रहा है? x - 1/x की वैल्यू 13 पता है। x - 1/x जो आपको पता है वो कितना पता है? 13 पता है, और आपको चाहिए क्या? x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। कोई बात नहीं, ये अगर आपको 13 पता है तो दिमाग लगाइए कि आप x² + 1/x² देखेंगे तो आप क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करके 2 उधर ले जाके जोड़ देंगे, तो ये हो गया 171 171। ये यहां से आ गया आपका ये। अब जब अगला स्टेप करेंगे तो बहुत आसान है, दिमाग लगाइएगा कि अब की बार फिर से आप स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 निकालेंगे। अब प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो 171 का होल स्क्वायर -2 करेंगे। तो जैसे ही आपने 11 1 का स्क्वायर किया तो 1, क्योंकि यूनिट डिजिट सबके अलग है तो सिर्फ यूनिट डिजिट से आंसर देखना सबसे उचित रहेगा पूरा करने की अपेक्षा। तो जैसे ही आपने देखा यहां से 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 में से जब 2 घटाने जाएंगे तो 11 में 2 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट जिसका 9 होगा। वो एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 9 दिख रहा है, तो पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। किया क्या? यहां से स्क्वायर +2 करके ये आए और यहां से स्क्वायर -2 करके ये आएगा। तो स्क्वायर -2 पूरा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देख लीजिए, क्योंकि सबके यूनिट डिजिट जो है वो अलग अलग दे रखे हैं। तो जो आंसर सही हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए यहाँ पे करना क्या है कि आपको पता है 1 + cos 90 - θ + 1 - cos 90 - θ। अच्छा, cos 90 - θ को 1 + sin θ लिख लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा? +1 -
साइन थीटा हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको हल करने जाएंगे, देखिए थीटा का वैल्यू रख के भी कर सकते थे, बट आप ऐसे ही कर लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर आपने एलसीएम ले लिया। ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा, और जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो सारे लोग बहुत समझदार हो जिनको ये दिख रहा है कि साइन थीटा से साइन थीटा बहुत तेज कट रहे हैं। तो ये हो गया 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, 1/कॉस स्क्वायर थीटा को। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसको इतना आसानी से किया जा सकता है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है और आपको आंसर देखने को मिलेगा। छोटे छोटे बेसिक रूल्स पे क्वेश्चन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। कह रहा है एक कार बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। 1.5 घंटे बाद दूसरी कार बिंदु ए से शुरू होती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है। देखो वो भाई 1.5 घंटे बाद चलना शुरू करती है और 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है। डिस्टेंस सेम है, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और ये जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अगर इन दोनों के चालों के अनुपात देखेंगे तो 2:3 हो गए, ये इनकी चाल के अनुपात हो गए। और समय के अनुपात अगर देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3:2। उसने 1.5 घंटे बाद चलना शुरू किया था, देरी से चली थी, और 2.5 घंटे पहले पहुंच गई। तो टाइम का अंतर इनका कितना हो गया, 4 घंटे का। 4 × 12 और 4 दूनी 8। ये देखेंगे तो अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 घंटे में पहुंचेंगे तो ये जो इनके बीच की दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 240 किलोमीटर। वो 1.5 घंटे बाद चलना शुरू की और ये 2.5 घंटे पहले पहुंच गई, तो इनके बीच की जो दूरी रही होगी वो कितनी रही होगी, 240 किलोमीटर। एक और बहुत आसान सा सवाल, ऐसा कुछ खास कठिन था नहीं इसमें, आप आराम से चाल का रेशियो बनाया 2:3 या 3:4। देखो अगर इसको देखोगे तो 20 के हिसाब से 240 12 घंटे में, जबकि ये 1.5 घंटे पहले चलना शुरू हो गई थी। और ये 30 के हिसाब से देखोगे तो 8 घंटे में ही पहुंच जाएगी। 1.5 घंटे पहले शुरू हुई थी और 2.5 घंटे पहले पहुंच गई। 1.5 घंटे बाद चली और 2.5 घंटे पहले, तो इनके बीच का दूरी जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 240 किलोमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं कि वह निकटतम संख्या जो 87501 से पूरी पूरी विभाजित हो। तो देखिए ये एक बहुत प्यारा सवाल, या तो आप डिवाइड करके करिए, 87501 से बड़ी है और इससे पूरी पूरी डिवाइड हो। तो देखिए बड़ी तो सारी है, 765 से पूरी पूरी डिवाइड हो। तो 765 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 5 और 15 75 और 153 में अगर हम ब्रेक करेंगे तो 9 × 17, 17 9 153 और इंटू 5, इससे सबसे पूरा पूरा कटना चाहिए। तो देखो ये ऑप्शन तो 5 से नहीं कट रहा, तो आंसर कभी नहीं हो सकता। आगे देखेंगे 9 से 8 8 16 9 25 7 32 32 5 37, ये 9 से नहीं कट रहा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। साथ में 21 8 29 29 5 34, ये भी 9 से नहीं कट रहा। तो यही एक ऑप्शन है जो 5 से भी कट रहा, 9 से भी कट रहा, तो 17 से भी कट ही जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 17 × 5 = 85, बचा 2, 17 × 17 12, 127 हो गया, 17 × 7 119, 8 17 × 5 85। 17 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। तो डिविजिबिलिटी रूल से चेक करो, डिवाइड करने से बेहतर टाइम बचाएगा आपका वहां पे, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा ले जाओगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्या कह रहा है, यदि गोले का आयतन 24,416.64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो दशमलव के 2 स्थानों तक। तो गोले का आयतन मतलब आपको 4/3 πr³ का वैल्यू पता है, और ये जो पता है ये कितना पता है आपको, 24,416.64 ये पता है आपको। और उसके बाद आपको ये बताना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको रेडियस चाहिए अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो, और पाई का वैल्यू जो यूज करना है वो 3.14 लेना है। तो जैसे ही आप देखेंगे, पहले इसको 4 से काट लेते हैं, 4 × 24 बचा 4 × 1 4, 0 4 × 16 और 0.16। अब यहां से जैसे ही आपने इसको πr³ किया तो πr³ बराबर कितना हो गया, 3। एक काम करते हैं कि अगर r³ है तो ये देखो 9 से कट रहा, तो इससे एक 9 बाहर निकाल लेते हैं। जो जैसे ही आपने 9 बाहर निकाला तो बचा 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54 के बाद बचा आपका 7, 70 हो गया, 9 × 7 = 63, फिर बचा 7, 9 × 8 = 72, 72 के बाद बचा 2, 9 × 2 = 18 और 9 × 3 = 36। ये हो गया आपका 9 × 4 = 36, 0.24। ये आपका यहां से देखेंगे तो ये 0.24 यहां तक, ये आपका ये बच गया 9 × 4 = 36। अब हमको r³ बराबर देखना है, ये हो गया 27
इंटू ये 3.16 दे रखा है, तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे ये 3.16 इससे डिवाइड करेंगे तो ये से ये खत्म हो गया। जैसे ही आपने काटा तो ये हो गया आपका 4 सत्ते 28, बचा आपका 4 सत्ते 28 के बाद 3 4 नेम 36, इसको काटेंगे तो 16 चौको 64, बचा आपका 3 38 हो गया, 4 नेम 36, 2 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 79 से जैसे ही आप काटेंगे तो ये 79 से 2 बार में चला गया, ये हो गया 158, बचा आपका 158 के बाद 11 एक बार और जाएगा, 216 बार में खत्म हो गया। तो जो रेडियस आ गई 27 से 3 आ गई और 216 से 6 आ गई, तो रेडियस मिल गई 18। अब हमको चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू, किसका चाहिए, क्योंकि हमसे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर पूछ रहा है। तो 4 पाई का वैल्यू तो 3.14 ही रखना है, क्योंकि दशमलव में ही आंसर निकालना है 2 अंकों तक, और रेडियस हो गया आपका 18, तो 18 इंटू 18 कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 324, 324 का 4 गुना करेंगे तो 24 चौको 96, 1296 इंटू 3.14। जैसे ही आप करेंगे इसका गुणा 1296 का गुणा करेंगे इसमें, तो 12 तें 36, तो 3600 से ज्यादा तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो 4096। और अगर हम देखेंगे, देखो कि दशमलव में आना है और 2 अंकों तक निकालना है, तो जैसे ही आप देखोगे तो 9 से ही खत्म, 6 2 8 1 9 पूरा पूरा खत्म हो रहा है, 9 से ही खत्म, 6 4 10 4 14 4 18, तो ये ऑप्शन कट भी रहा है, तो डिजिटल सम से भी ये इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा दिमाग लगाइए, ये 13 तेई 3900, ये 1300 के आसपास है, 13 तेई 39, तो 4000 के आसपास जो आपका आंसर होगा वो सही होगा, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि 24 क्या कह रहा है। कैलकुलेटिव सवाल है बहुत सरल लेकिन कैलकुलेटिव। ये भी देखिए बहुत अच्छा सवाल, कह रहा है कि ए अनुपात बी रेशियो दे रखा है सी अनुपात डी, ये आपको गिवन है कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ये आपको गिवन है, ये दे रखा है, और आपको बताना है कि ए बटे सी क्या होगा। तो हम यहां से ये कह दें कि ए बटे सी बराबर बी बटे डी होगा। अगर हम बी बटे डी का वैल्यू निकाल लेंगे तो ए बटे सी का भी आ जाएगा। तो यहां से क्योंकि ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, बी बटे डी कोई दे नहीं रखा है, तो क्या करिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन में 1 1 ऐड कर लेते हैं। इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 अपॉन ये हो गया, और क्योंकि a प्लस बी में लाना है, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया। जैसे ही आपने ऐड किया तो ये हो गया a प्लस सी अपॉन सी बराबर ये हो गया c प्लस डी अपॉन डी। तो यहां से जैसे ही आप देखेंगे कि आपको a अपॉन सी चाहिए ना, तो a अपॉन सी अगर यहां से देखेंगे ए अपॉन सी वही होगा जो बी अपॉन डी होगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी अपॉन, इससे बनना थोड़ा सा दिक्कत होगा, हमको चाहिए क्या, ए रेशियो सी चाहिए, ठीक है। अगर हमको ए रेशियो सी चाहिए और हमें पता क्या है कि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, अगर यहां से करेंगे तो सी और डी का रेशियो आ जाएगा। हमको चाहिए ए और सी का, तो मतलब अगर बी डी में ये रेशियो आया होता, हाँ ये सॉरी ये नीचे बी होगा, ये तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन बी बराबर ये हो जाएगा c प्लस डी अपॉन डी। तो अगर यहां से देखें तो b अपॉन डी हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम b अपॉन डी देखेंगे तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी होगा, जो b अपॉन डी होगा वही a अपॉन सी होगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप देखेंगे ये आपको देखने को मिलेगा कि थर्ड ऑप्शन आपको इसका आंसर दिख रहा है। बेहतरीन सवाल है। ये सब नहीं करना चाहते तो वैल्यू पुटिंग भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा इसके लिए कि वैल्यू पुटिंग करके देखें, लेकिन वैल्यू पुटिंग से ये हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन मैच कर जाए, तो पूरा तरीका जो यूज होगा वो ये होगा। ये थोड़ा सा बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको आराम से देख के करिए। चलते क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि 25 क्या कह रहे, कह रहा है राम के पास जितना धन था उसका 12.5% खो गया और शेष धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 रुपए बचते। देखो भाई एक्चुअल हुआ क्या कि राम के पास जितना भी धन था उसमें उसका 12.5% धन खो गया। 12.5% का मतलब होता है 1/8 धन खो गया, और शेष धन का 75% खर्च करने के बाद शेष जो भी बचा है उसका 75% मतलब 3/4 खर्च करने के बाद उसके पास 630 रुपए बचे। तो मैंने मान लिया 8 चौको 32 रुपए थे राम के पास, 32 में से 1/8 अगर उसके पास उसका धन खो गया तो 32 में से 1/8 तो 4 खो गया, तो बचा कितना 28। 28 का 3/4 अगर उसने खर्च कर लिया तो 1/4 बचा, 1/4 का मतलब 7 बचा। इस 7 का वैल्यू हमको 630 रुपए पता है, तो 1 का वैल्यू हो गया 90।
और उसके पास था कितना शुरुआत में 32। तो अगर हम 32 का वैल्यू देखेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तेईस 27, 1 28, 2880 रुपए था शुरुआत में उसके पास, जिसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ये नहीं करना चाहते तो एक ये बहुत बेहतर तरीका होगा कि इसके पास कितने रुपए थे नहीं पता, अननोन मान लिए, 12.5% धन इसका खो गया, तो इसके पास जो बचा धन है वो 7/8, 1/8 खो गया। फिर इसने 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 1/4, बराबर टोटल 630 रुपए के कर दीजिए। यहां से काटिए, 6 ने 18 और 8 चौको 32, 9 288, तो 2880 रुपए इसके पास शुरुआत में रहा होगा। इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए ये था आपका 25वां क्वेश्चन जिसका आंसर आया पहला ऑप्शन। और हमने एक एक करके ये थर्ड शिफ्ट के थर्ड दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को भी कर लिया है, और ऐसे जितने भी आगे बचे हुए सीजीएल प्री के पेपर हैं उनको करेंगे। और इसी के साथ साथ आपकी सीएचएसएल की प्रैक्टिस भी होती जाएगी। लग के हर एक सेट को आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं आने वाले एग्जामों में। अगर ये सारे सेट आपने अच्छे से कर लिया तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है इससे। तो अगर आपको इन सारे सवालों में कोई दिक्कत नहीं आई और अच्छे से समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरीके के और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।